कहानी शुरू होती है यानवू नाम के आदमी से जो जुआ खेल रहा होता है पर हर मैच में हारता है। आखिर में उसके पैसे जो उसने उधार लिए थे वो भी खत्म हो गए। वो चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर वहाँ की बॉस और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं और धमकाते हैं अगर उसने उनके पैसे लौटाए नहीं तो वो उसकी सारी ऑर्गेन्स एक एक करके बेच देंगे। यानवू कुछ वक्त मांगता है पैसे लौटाने का, तो वो लोग उसे थोड़ा टाइम दे देते हैं। जब वो अपने अपार्टमेंट आता है तब उसकी लैंडलेडी उसके फादर से बात कर रही होती है जो रेंट लेने आई थी। उसका नाम लिन है, जो जाते जाते उसके फादर से कहती है कि वो अपने भाई को बोलकर उनके वाटर हीटर को ठीक करवा देगी। इसी बीच हमने देखा यान वो लिन को बुरी नजर से देख रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो लिन को फैंटेसाइज करता है। डिनर के वक्त वो अपने फादर से यूटिलिटी के एक्सपेंसेस का बहाना करके उनके पेंशन के पैसे मांगता है, पर वो समझ जाते हैं उनका बेटा अब तक जुए की लत नहीं छोड़ पाया। वो उसे गैम्बल के लिए पैसे देने से साफ मना कर देते हैं, जिसपे वो बताता है अभी जो उसे नौकरी मिली है वो ट्रायल पीरियड है, 2 महीने बाद उसका जॉब परमानेंट हो जाएगा, तब वो उनके पैसे लौटा देगा। लेकिन उसके फादर ने भी साफ कह दिया वो जीते जी तो उसे इन सब चीज के लिए अपने पेंशन से एक पैसा नहीं देने वाले। इस पे यानवू को गुस्सा आया और वो खाना खाए बिना उठ गया। और यहाँ उसके फादर भी टेंशन में ड्रिंक करने लगे और अपनी डेड वाइफ को याद करते करते उनकी आंखें बंद होती गई। वो हरकत करना बंद कर गए। ये देखकर यानवू उनके पास आया, उनकी सांसें चेक की, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल लगाया, पर कुछ देर तक सोचने के बाद उसने एम्बुलेंस कैंसिल कर दिया और उनके क्लोजेट के कपड़ों को टटोलने लगा। आखिर में उसे एक शर्ट से कुछ पैसे मिले जो उसने रख लिए। उसी से फिर से वो जुआ खेलने गया और फिर से हार गया। बॉस ने उसे कहा उसके कर्ज के अमाउंट डबल हो गए हैं, अगर वो पे नहीं कर सकता तो एक वैल्यूएबल पर्सन को उनके हवाले भी कर सकता है। एक रोज अपार्टमेंट के बिल्डिंग 6 के यूनिट 1 के फैमिली को दिखाया गया, जहां ADHD से पीड़ित बच्चे को दिखाया जाता है जिसे फोकस करने में प्रॉब्लम होती है। उसके स्कूल जाने का वक्त हो गया है पर वो अपना होमवर्क कर रहा होता है जो उससे हो नहीं रहा। उसकी माँ हमेशा की तरह उस पे चिल्ला रही है क्योंकि वो बाकियों जैसा नॉर्मल नहीं है और उसे संभालना उनके लिए हेक्टिक हो गया। वहीं उसके फादर टांग्यू एकदम शांत मिजाज के हैं। वो बहुत ही कामली अपने बेटे से इंटरेक्ट करते हैं। साथ हमें एक लड़की के बारे में भी पता लगा जिसका नाम इंगिंग है, जो उनकी नेबर है। टांग्यू उसे भी एक फैमिली जैसा ट्रीट करते हैं और उनकी वाइफ को इस बात की चिढ़ होती है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हस्बैंड उस लड़की के लिए निभा रहे हैं वो उस लड़की के बायोलॉजिकल फादर को निभानी चाहिए। खैर इस बच्ची के बारे में हम आगे जानेंगे। सुतांग्यू नू का स्कूल बैग लेकर गाड़ी निकालने चले जाते हैं और उसे पीछे से आने को कहते हैं, पर वो तो अपनी माँ को तंग करता हुआ नजर आता है। कार में बैठे 2 मिनट बीत गए। 1 मिनट में उनकी आंख भी लग गई, फिर भी नो नीचे नहीं आया। सो उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल लगाया, जिन्होंने बोला नो तो बहुत पहले ही निकल गया था। तो वो वापस घर आया, दोनों ने मिलकर नो को ढूंढा पर वो कहीं नहीं था। टांग्यू ने सोचा वो इंगिंग के घर गया होगा, सो वो वहाँ घर की बेल बजाने लगे पर अंदर कोई नहीं था। आखिर में पुलिस को रिपोर्ट किया। टांग्यू का कहना है पिछली बार उनके बेटे ने इंगिंग के घर की स्पेयर की चुरा ली थी, तो हो सकता है वो अब भी उनके घर में ही हो, वो बिल्डिंग से बाहर निकला ही ना हो। पुलिस ने मैनेजमेंट को कॉल किया, उनसे पता चला ओनर 40 मिनट में आ जाएगा। इसलिए ऑफिसर फांग पेरेंट्स को CCTV फुटेज दिखाने के लिए ले गई। बाहर एक ही कैमरा था जो बिल्डिंग 6 और 7 को कवर कर रहा था, पर बच्चा बाहर आता दिखा ही नहीं, यानी कि ये बात साफ थी नो इसी बिल्डिंग में कहीं है। पुलिस ने पेरेंट्स से पूछा आज उनका बच्चा कुछ अलग बिहेव कर रहा था क्या। उसके फादर ने इसी पे अपने बेटे के मेडिकल कंडीशन के बारे में बताया, जिसपे उनकी वाइफ उन पे चिल्लाने लगी। वो नहीं चाहती उनके बेटे के एब नॉर्मल होने के बारे में दुनिया जहान जाने और सभी नो को अलग नजरिए से देखें। तभी इंगिंग स्कूल से वापस आ गई और अभी छुट्टी का वक्त भी नहीं हुआ था। उसने बताया वो अपना एक टेक्स्ट बुक घर पे ही भूल गई थी, वही लेने आ गई। उसने घर का दरवाजा खोला, पुलिस ने सब जगह देखा पर नो कहीं नहीं मिला। इवन इंगिंग जो अपने कमरे को ताला लगाकर रखती है उसके रूम में भी वो नहीं था। वहाँ फांग को एक दीवार पे खून के निशान मिले जिसे उन्होंने उठा लिए। तभी इंगिंग का फादर शू आया, उसने बताया वो कंस्ट्रक्शन साइट पे था। मैनेजमेंट ने उसे कॉल किया। कुछ दिनों पहले हमने लिन की स्टोरी देखी, यह उसी रात की बात है जब वो यानवू के घर रेंट लेने गई थी। तब उस अपार्टमेंट के नीचे उसका भाई बिनजाओ आया जो एक डॉक्टर है। लिन ने उसे अपने टेनेंट के वाटर हीटर को चेक करने को कहा।
इसी बीच हमने जाना यानवू पिछले 4 महीनों से उसके घर पे रह रहा है। तभी लिन अपने 6 महीने पहले हुए एक इंसिडेंट के बारे में बात करने लगी। उसे अब भी जानना है कि आखिर वो था कौन जिसने उसके साथ वो किया। सो हुआ ये था कि उस रोज उसे जुन नाम के कॉलीग ने उसके घर तक ड्रॉप किया क्योंकि उसके पैर में इंजरी थी। घर पे उसका भाई वेंजाओ था जो उसे दूध पीने के लिए कहता है ताकि उसकी बोन मजबूत रहे। पर लिन को दूध का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, जिसपे उसका भाई बोलता है इसे हनी के साथ पीने से टेस्ट सही हो जाएगा। फिर उन्होंने देखा नीचे जून स्मोक कर रहा था। लिन से वो कहने लगे जरूर ये लड़का उसे पसंद करता है, इसीलिए तो उसके अपने रूम में आते ही वो स्मोक करने लगा, मानो वो कब से खुद को कंट्रोल किए हुए था। लिन के हाव भाव से भी लगा जैसे वो भी उसे लाइक करती है। पर जब तक जून ना कन्फेस कर दे वो आगे कोई स्टेप लेना नहीं चाहती। पर उसका भाई एक टिपिकल भाई जैसा कहता है कि वो जाते हुए उस लड़के को यहाँ से भगा देगा। रात में लिन जब सो रही थी तब उसके टॉप का ऊपर का एक बटन खुला हुआ था। आधी रात को एक शख्स उसे सोते हुए देख रहा था। सुबह जब लिन ने आंखें खोली तब उसने अपने टॉप के बटन को खुला हुआ देखा। वो रोने लगी क्योंकि उसे रियलाइज हो गया उसके साथ पिछली रात हुआ क्या था। वो अपने भाई के क्लिनिक में थी जो उसका टेस्ट कर रहे थे। उसके बॉडी से ईथर मिला। लिन ने पुलिस को खबर करना चाहा पर विंजाओ ने मना कर दिया। उनका कहना है कि वो उनकी इकलौती बहन है, उसकी शादी भी होनी बाकी है, अगर बात फैली तो बदनामी होगी। लेकिन आज वो कहते हैं कि जिस रोज उसके साथ ये सब हुआ उसके अगले दिन वो उसके प्लेस आए थे जहाँ वो अकेली रहती थी। उसकी खिड़की का लॉक खुला हुआ था। उस वक्त विंडो बार भी लगा नहीं था। पास में ही एक पाइप है। उन्हें लगता है कि शायद जून उस रात ऊपर आया हो और उसे ईथर से बेहोश कर दिया हो। वैसे भी वो स्मोकर है और इसी वजह से उन्होंने जज कर लिया वो इसी टाइप का लड़का होगा। वो लिन से कहते हैं एक बार उसका सिगरेट का सैंपल उनके पास ले आने। उनके पास कल्प्रेट का डीएनए है जो लिन के बॉडी से मिला। वो दोनों को मैच करके पता लगाएंगे। वैसे तो लिन को नहीं लगता ये जून हो सकता है क्योंकि उसने कभी उसे कन्फेस नहीं किया, लेकिन फिर भी वो ऑफिस में उस पे नजर रखे हुए थी। जैसे ही वो स्मोक करने निकला वो उसके पीछे गई और जब वो अपना पिया हुआ सिगरेट डस्टबिन के पास छोड़ गया तो उसने उसे ट्वीजर से उठा लिया। उस दिन घर लौटते समय एलिवेटर के बाहर जब जुन ने बड़ी हिम्मत जुटाकर उसे मील के लिए पूछा तब लिन ना बोलकर सीधे एलिवेटर में चली गई और ऑफिस से दौड़ते भागते हुए निकल गई। जुन को समझ नहीं आया वो उसे अचानक से अवॉइड क्यों कर रही है। अब फिर से हम चलते हैं यानवू की कहानी पे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा। सो जुए के अड्डे से निकलकर वो सीधे घर आया। अपने फादर के कपड़े से बैंक का पासबुक निकाला। तब उसे एहसास हुआ कि बॉडी सड़ रही है। सो उसने उनकी बॉडी डिस्पोजल करने का सोचा। तभी उसकी नजर उस दीवार पे गई जिसपे उसने गुस्से में मुक्का मारा था और वो टूट गया क्योंकि वो खोखला था। उसके बाथरूम से उस दीवार के बीच पाइप की लाइन जा रही थी जहाँ छोटी सी स्पेस थी। उसने सोचा क्यों ना यही बॉडी को दफनाया जाए, इसीलिए वो टाइल्स की दुकान गया। वहाँ से सीमेंट और सेम वही टाइल्स ली जो उसके बाथरूम में लगी है। और ये स्टोर ओनर कोई और नहीं येंगेंग के फादर शू है। उन्होंने बोला इतना सारा सामान तो वो अकेले ले जा नहीं पाएगा तो क्यों ना वो डिलीवर करवा दे। उसने यानवू का एड्रेस मांगा और जब पता चला ये उसके अपार्टमेंट में रहता है तो उसने खुद वहाँ तक डिलीवरी की। बिल्डिंग के पास वो सामान रखकर चला गया और यानवू उसे उठाकर अपने घर तक जाने लगा। पर उसके घर के दरवाजे के पास पहले से ही लिन का भाई मौजूद था, इसलिए उसने ऐसा दिखाया जैसे कि वो ऊपर के फ्लोर में रहता हो। वेंजाओ भी बेल बजा बजा कर थक गया। अंदर से कोई आया नहीं तो वो एक नोट डोर पे लगाकर चला गया। उसके निकलते ही वो सारा सामान लेकर अपने घर के अंदर गया। लिन को कॉल लगाने लगा ताकि बोल सके कि उसने वाटर हीटर ठीक करा ली, पर उसके फोन का रिचार्ज एक्सपायर हो गया। उसे याद आया लिन ने उसके फादर को बताया था उसकी कार से एक व्हीकल क्रैश हो गई थी और उसकी पेंट उखड़ गई। उसे ही उसने गैरेज में दिया है ठीक कराने। याद आते ही वो भागा। यहाँ जब लिन को पता लगा वेंजाओ अपार्टमेंट से खाली हाथ वापस आ गया तब उसने बताया घर पे उसका बेटा भले ही ना रहे पर उसके फादर हमेशा घर पे ही रहते हैं, वो तो अंदर होने चाहिए थे। वेंजाओ ने बोला कि वो उसे ड्रॉप करके फिर से वहाँ जाएगा, लेकिन तभी पसीने में लथपथ यानवू आया और लिन को ऐसा दिखाने लगा जैसे उनका मिलना एक कोइंसिडेंस है। तभी उसने बताया उसने वाटर हीटर ठीक करवा लिया। उस वक्त वेंजाओ कार के अंदर था इसलिए यानवू का फेस देख न सका। अगले दिन वेंजाओ ने लिन को टेस्ट का रिजल्ट बताया जो नेगेटिव आया, यानी कि डीएनए जुन का नहीं था। जुन निर्दोष है। ये सुनकर लिन बहुत खुश हुई। उस रोज उसने खुद जुन को अप्रोच किया और उसे मिल कराने ले आई। उससे पूछने लगी वो ऑफिस के कंप्यूटर में देखता क्या रहता है। जुन ने बोला ओरल हाइजीन पे डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि वो एक स्मोकर है इसलिए उसके लिए ये जरूरी हो जाता है। फिर उसने ये भी कहा कि अगर उसे स्मोकिंग पसंद नहीं तो वो ये छोड़ने की कोशिश भी कर सकता है। फिर उसने पूछा लिन से कि क्या उसे कोई नुकसान पहुंचा है, क्योंकि उसने बहुत कुछ नोटिस किया। एक तो लिन के 2 हफ्ते के वेकेशन से पहले उसने उसे अपना पर्सनल कंप्यूटर ठीक करने को बोला पर उसने वापस लिया नहीं, इसलिए एक रोज वो उसके अपार्टमेंट गया। नीचे उसके भाई मिले जिन्होंने बताया लिन बीमार है
और वो लैपटॉप खुद ले गए। जुन को लगा शायद वो वेकेशन लेने के बजाय घर पे आराम करती होगी, लेकिन जब वो ऑफिस लौटी तो उसे पता लगा वो चिंग के साथ मूव इन हो गई, जो उसकी कॉलीग और दोस्त है। वेकेशन के बाद से वो बड़ी चुप सी रहने लगी और उसने उसे सिगरेट का सैंपल लेते देख भी लिया था, इसलिए उसे यकीन हो गया लिन के साथ जरूर कुछ ऐसा वैसा हुआ है और अब वो उस कल्प्रेट को पकड़ने में उसकी मदद भी करना चाहता है। सो वो लिन के साथ उसके पुराने अपार्टमेंट आता है, उसके घर का नीचे का पाइप चेक करता है जो काफी हिल रहा था। उसे नहीं लगता कल्प्रेट सेकंड फ्लोर तक पहुंच पाया भी होगा। ऊपर से ये पाइप हिलने से भी लिन नहीं उठी, यानी ड्रग बहुत ही स्ट्रांग थी। पर उसने सोचा कल्प्रेट के पास ये आया कहाँ से। देन वो लिन के फ्लोर तक गया और सोचने लगा कल्प्रेट दरवाजे से क्यों नहीं आया। लिन ने बताया नीचे सर्विलेंस कैमरा है, शायद इसलिए। सो उसने सोचा एक बार फुटेज देखी जाए। इधर यानवू अपने फादर के बॉडी को खाली फिश टैंक में भर देता है और उसमें पानी के साथ कुछ केमिकल्स डाल देता है। तभी डोरबेल बजी। बाहर आया तो कोई नहीं था। बेल जुन ने बजाई थी। उसने सोचा लिन यहाँ तक आ ही गई है तो क्यों ना अपना रूम भी देख ले, वहाँ से शायद कोई सुराख मिल जाए। पर लिन किसी को इतनी रात डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, सो वो जुन को खींचकर वहाँ से चली गई। इधर रात में यानवू को हेल्यूसिनेशंस आने लगे। ऐसा लगा जैसे घर पे उसके अलावा भी कोई है, पर उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। उसने सोचा उसके फादर की बॉडी जिंदा हो गई। देन वो नींद से उठा। प्रोडक्ट के कुछ पार्टिकल्स जमीन पे बिखरे हुए थे और फिश टैंक पे ढका कपड़ा हिल रहा था। ये सारी कहानी नो के मिसिंग होने से पहले तक की थी। अभी नो की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। फांग ने उसे समझाया अब से उनके रेजिडेंस के 4 किलोमीटर एरिया को उनके लोग मॉनिटर करेंगे। वही तांग्यू से पूछा जाता है वो लोग 302 की फैमिली को कैसे जानते हैं। तब उन्होंने बताया 6 महीने पहले उन्होंने इंगिंग को अपने घर के बाहर देखा। उन्हें लगा उसके पास चाबी नहीं होगी। उसके फादर भी काम पे थे। पहले तो उन्होंने उसे बॉदर नहीं किया, लेकिन जब वो शुगर लेने बिल्डिंग के नीचे जाने लगे तब भी इंगिंग सीढ़ियों पे बैठी पड़ रही थी। उन्होंने इस बार कहा चाहे तो वो जाकर उनके घर पे वेट कर सकती है, लेकिन उसने मना कर दिया। तो उन्होंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन जब वो शुगर लेकर वापस आए तो वो गायब थी, क्योंकि नो ने इंगिंग को अपने घर पे बुला लिया था। दोनों बच्चे बहुत ही जल्दी घुल मिल गए थे। इंगिंग नो की होमवर्क में हेल्प करती। नो भी उसके साथ बड़े अच्छे से रहता था। जब नो की माँ काम से वापस आई तब उसने बोला वो चाहता है इंगिंग रोज उसके घर पे आए। सो वो तब से नो के घर आने जाने लगी। वही सुनहुई ने नेबर्स से पूछताछ करके फांग को रिपोर्ट दी। पड़ोस का कहना है नो की माँ हमेशा अपने बेटे पे चिल्लाती रहती। नो की बॉडी पे तरह तरह के चोट होते थे। उनका मानना है बच्चे के साथ उनके माँ बाप ने ही कुछ किया होगा। यहाँ तांग्यू को नो के बैग में एक पेपर मिलता है जिसमें उसके और इंगिंग के कॉन्वर्सेशन थे। इंगिंग ने उसे अपने घर की चाबी दी थी और कहा था स्कूल के टाइम पे उसके फादर शो नहीं होंगे, सो वो उसके घर पे छुप सकता है और वो फर्स्ट पीरियड खत्म होते ही कोई बहाने से स्कूल से वापस उससे मिलने आ जाएगी। ये देखकर तांग्यू सीधे उसके स्कूल गए। तभी उनकी वाइफ ने कॉल करके बताया वो बहुत देर से सर्विलियंस चेक कर रही है। उन्हें इंगिंग देखी जो घर से स्कूल न जाकर एक बस पकड़ी है और एक बस स्टॉप पे उतरी, जहाँ से वो एक ऐसी जगह की तरफ गई जहाँ कोई कैमरास नहीं है। उस बस स्टॉप पे तांग्यू भी पहुँच जाते हैं। तभी उन्होंने देखा वो बस के बाकी स्टॉप्स में से एक जानी पहचानी जगह, ये वही प्लेस थी जहाँ पे वो एक गेस्ट हाउस में रुके थे वेकेशन मनाने। वहाँ नो ओनर के डॉगी से बड़ा अटैच हो गया था। उन्होंने वहाँ जाकर पता लगाया तो उन्होंने बोला नो तो नहीं, पर एक बच्ची आई थी जो उसी की तरह नो को ढूंढ रही थी। उन्होंने ये भी बताया नो उनसे पूछा करता उनकी डॉगी कब डिलीवरी कर रही है, क्योंकि उसने बोला था जिस दिन पपीज पैदा होंगी वो आएगा उन्हें ले जाने के लिए। वहाँ से तांग्यू जब निकलते हैं तब इंगिंग को देख लेते हैं। उसने बताया दोनों ने प्लान बनाया था जिसके मुताबिक नो उसके घर पे उसका वेट करने वाला था। फिर वो जब आती तो दोनों गेस्ट हाउस जाते हैं, पर जब वो आई तो पुलिस बाहर थी। उनके घर को अच्छे से चेक करने के बाद भी नो नहीं मिला तो उसने सोचा शायद वो उसके बिना ही गेस्ट हाउस आ गया हो। वो बहुत गिल्टी फील कर रही है। यहाँ फांग को फॉरेंसिक लैब से ब्लड रिपोर्ट मिला। शू के घर से मिला खून इंसान का निकला। तभी उन्हें तांग्यू का कॉल आया जिसने गेस्ट हाउस वाली बात बता दी। फांग ने बोला वो वैसे भी शू के घर पे फॉरेंसिक टीम लेकर आ रही है कुछ एग्जामिनेशन के लिए। सो रात तक उन्होंने वहाँ से फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब उठा लिए। तांग्यू जब घर आए तो टीवी पे न्यूज आने लगी नो के गुमशुदगी की। तांग्यू ने बताया उन्होंने अपने दोस्तों को कहा था उनके बेटे को ढूंढने में उनकी मदद करने। सो उन्होंने ये केस पब्लिक कर दिया ताकि कोई ना कोई नो को उसके घर तक पहुंचा दे। पर इस बात पे उनकी वाइफ भड़क गई। उन्हें इस बात का डर है कि अब सब जान लेंगे नो के मेडिकल कंडीशन के बारे में, कोई उसे नॉर्मल तरह से ट्रीट नहीं करेगा। और फिर दोनों में झगड़ा हो गया और वो बाहर आ गए। इंगिंग दरवाजे के पास ही थी। उसने कहा कि वो जाकर
नू की माँ से माफी मांगेगी। कहीं न कहीं गलती उसकी भी है। तांग्यू ने समझाया उनकी वाइफ का गुस्सा जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से चला भी जाता है। तभी इंगिंग ने अपने फादर को देखा और कहा, काश हम अपनी फैमिली खुद चुन सकते। सो उसके माँ बाप का डिवोर्स हो गया था और फादर काम में बिजी रहते। माँ कभी कदर आया करती पर सिर्फ पैसे लेने के लिए। वो अपनी बेटी से मिलती भी नहीं। तांग्यू ने उसे समझाया, कुछ लोग पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी सीख लेते हैं तो कुछ लोगों को वक्त लगता है। फिर उसे कहा घर जाने, रात बहुत हो गई थी। तभी इंगिंग ने उन्हें नू का नेम टैग दिया और बताया ये उसके फादर के कंस्ट्रक्शन यूनिफॉर्म से मिला। उस रात उन्हें फांग का कॉल आया। उन्होंने बताया फिंगरप्रिंट रिजल्ट्स आ गए। वो पूछती है क्या नो पहले भी इंगिंग के घर गया था। उसकी माँ ने बताया सिर्फ एक बार, वो भी वो लोग दरवाजे के पास थे, अंदर नहीं गए। उस वक्त शू था नहीं, काम से निकला हुआ था। सो जब पुलिस आई तब इंगिंग ने घर खोला। वो हमेशा बाहर ही ज्यादातर दिखाई देती थी, जैसे कि अंदर जाने से डर लगता हो। पुलिस ने बताया उन्हें नो के फिंगरप्रिंट्स दरवाजे के अंदर और बाहर के हैंडल पे मिले, जो उसके घर के अंदर आने से आए होंगे। एक निशान बालकनी के विंडो फ्रेम पे भी था। उनके हिसाब से नो ने अपने फादर को यहाँ से झांका होगा। 2 प्रिंट्स और मिले थे, एक शू के कमरे से और एक इंगिंग के। सो उनके मुताबिक वो शायद छुपने के लिए इंगिंग के कमरे की ओर भागा हो, पर उसका कमरा हमेशा लॉक रहता है, इसलिए वो शू के कमरे की ओर गया होगा। अंदर जाकर उन्होंने बताया नो के फिंगरप्रिंट्स शू के रूम के क्लोजेट्स पे भी मिले। उनके मुताबिक जब तांग्यू ने डोरबेल बजाया था तब शायद वो छुपने के लिए क्लोजेट के अंदर गया होगा। पर फिर बात ये भी आ गई कि डोर फ्रेम पे जो खून मिला वो नो का था और इस डोर फ्रेम से क्लोजेट के फ्लोर तक एक और शख्स के फिंगरप्रिंट्स मिले जो शू और इंगिंग के नहीं हैं। यानी उस वक्त नो के अलावा भी वहाँ कोई और मौजूद था। तभी तांग्यू ने पूछा क्या इंगिंग की माँ के पास भी चाबी रहती है। उसने बोला नहीं, सिर्फ उसके और उसके फादर के पास ही चाबी रहती है। तभी शू आ गया और तांग्यू पूछने लगा उसके पास उनके बेटे का नेम टैग क्या कर रहा है। उनकी वाइफ तो सीधा सीधा बोलने लगी हो ना हो उनके बेटे को गायब करने में शू का हाथ है। पर उसने पुलिस को बोला उस वक्त वो कंस्ट्रक्शन साइट पे था, 6 से 8 बजे तक काम करके तब घर लौटा। इस बात की गवाही वहाँ पे कोई भी दे सकता है। और इतनी देर रात में वो एक क्लाइंट के साथ टाइल्स के डिजाइन चेक करने गए थे। पुलिस के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था उस पे इल्जाम लगाने का, इसलिए वो वहाँ से चले गए। फांग ने हुई से कहा फिर से सर्विलियंस फुटेज चेक करने, जिस दिन नो गायब हुआ उस दिन के और उससे पहले के दिनों के भी। और वो कंस्ट्रक्शन साइट पे पता लगाने निकल गई। कुछ देर बाद वो वापस आई। सुन हुई जिसका शक शू पे था, क्योंकि उसके घर से निकलने के बाद तांग्यू और उसकी वाइफ का स्टेटमेंट लेने गए थे। तब पूरे 2 घंटे तक शू घर से बाहर नहीं निकला। पर फांग ने बोला ये शो नहीं हो सकता, उस रोज वो सच में कंस्ट्रक्शन साइट पे ही था। तभी फांग की नजर एक फुटेज पे पड़ी जिसमें लिन और जुन दिखे। सुनहुई ने बताया ये कुछ दिनों पहले की फुटेज है। यहाँ तांग्यू की वाइफ ने बताया कुछ देर पहले उन्हें एक औरत का फोन आया था। वो बता रही थी उसे नो की स्टूडेंट आईडी मिली जिससे वो एड्रेस मैच करना चाह रही थी। पर जब उसने एड्रेस बताया तब उसने बोला कि आईडी पे एड्रेस दूसरा है और उसने कॉल कट कर दिया। तांग्यू ने कहा एलिमेंट्री स्कूल में स्टूडेंट आईडी नहीं होती है। फिर उन्होंने उसी नंबर पे कॉल किया जिससे उस औरत का फोन आया था। ये लैंडलाइन नंबर था। स्टोर वाले ने उठाया। तांग्यू ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। वो औरत दिखने में कैसी थी, उसके साथ बच्चा था क्या। स्टोर वाले ने बताया वो औरत दुबली पतली थी, 27 से 28 साल की लग रही थी और उसके साथ कोई बच्चा नहीं था। तांग्यू को ये अजीब लगा क्योंकि फोन बूथ आजकल यूज ही कौन करता है। उन्होंने फौरन से ऑफिसर फांग को खबर दी। सो वो लोग उस स्टोर पे पहुंचे। शॉपकीपर ने बताया आधे घंटे पहले एक लड़का और लड़की आए थे। तांग्यू की वाइफ ने पूछा क्या उनके पास स्टूडेंट आईडी थी। उन्होंने बताया नहीं, कोई आईडी नहीं थी। सुनहुई ने कहा ये वही लड़का और लड़की हो सकते हैं जो कुछ दिन पहले के फुटेज में दिखे। सो उन्होंने मैनेजमेंट से पूछा। उन्होंने बताया ये लिन उतोंग है, बिल्डिंग 7 यूनिट 2 के रूम 301 की ओनर। ये इंगिंग के घर के बगल वाले यूनिट में है। फांग ने फ्लोर प्लान देखा और तब पता चला दोनों का घर एक ही वॉल से सेपरेट है। उन्होंने फैसला किया फिर से वहाँ जाकर देखने का। अब आ जाते हैं टाइम में थोड़ा पीछे, जब लिन जुन के साथ सीसीटीवी फुटेज देखने आई थी। उन्हें कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन जुन ने पूछा अगर कल्प्रिट पाइप से आया था तो उस वक्त लिन ड्रग थी, तो इसका मतलब सोने से पहले उसने कुछ ऐसा खाया पिया होगा जिसमें ड्रग मिला था। तब उसे याद आया उसने दूध में हनी डालकर पिया था। उसके इस हैबिट के बारे में सिर्फ 2 ही लोग जानते थे, एक उसका भाई, दूसरी चिंग। उसका शक वेंजाओ पे था जिसके पास रूम के अंदर बाहर जाने की चाबी हमेशा रहती है। उसने जुन को बताया वो टेस्टिंग के लिए वेंजाओ के हॉस्पिटल भी गई थी। सो वो दोनों वहाँ आए जहाँ पे वेंजाओ ने
अपने किसी कॉलीग को सैंपल दिया था टेस्ट करने। सो जुन ने कहा एक बार उसी कॉलीग से इनडायरेक्टली पूछने, उसके रिएक्शन से समझ आ जाएगा। सो लिन उस कॉलीग को आवाज लगाती है और बताती है वो यहाँ कुछ दवाई लेने आई थी। कॉलीग बड़ा ही कंफ्यूज नजर आता है। वो बताती है वो विंसाओ की बहन है जिसका सैंपल उसे टेस्ट करने दिया गया था। थोड़ी देर तक दिमाग पे जोर लगाने के बाद उन्होंने उसे पहचान लिया। सो विंसाओ भी शक के घेरे से हट गया, लेकिन अब भी असली कल्प्रेट का पता नहीं चला। एक रोज वो चिंग के साथ बैठी थी, तभी चिंग ने एक शॉकिंग न्यूज पढ़ा। वही आर्टिकल जो तांग्यू ने पोस्ट करवाया था अपने बेटे के मिसिंग के बारे में। एड्रेस देखकर लिन चौंक पड़ी। ये तो उसका पुराना अपार्टमेंट है और वो बच्चा उसी रूम से गायब हुआ जो लिन के कमरे से एक दीवार से सेपरेट है। सो वो ये खबर और पता कंफर्म करने के लिए जुन के साथ फोन बूथ पे गई थी और आर्टिकल में दिए नंबर पे कॉल लगाया। अब जिस दिन नो गायब हुआ उस दिन यानवू अपने हेलुसिनेशन से बाहर आया। नींद से जागा तब उसे क्लोजेट के पास से कुछ आवाज आई। उसने वहाँ एक बच्चे को देखा जो नो था। वो उसी दीवार से आया जो इंगिंग के घर से जुड़ा हुआ है। यानवू पैनिक हो गया क्योंकि नो डर के मारे चिल्लाने लगा। यानवू ने उसे चुप कराने के चक्कर में हथौड़े से मार दिया और रिग्रेट किया। जल्दी से उसकी पट्टी की। नो की यूनिफॉर्म पे इस वक्त नेम टैग लगा हुआ था। यानवू ने उस अजीब से पैसेज को इंस्पेक्ट किया जिससे नो निकला था। वो वहाँ से होता हुआ शू के कमरे तक पहुँच आया, पर तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आई। ये उस वक्त की बात है जब तांग्यू और उनकी वाइफ अपने बेटे को ढूंढने आए थे। इंगिंग के घर पे आवाज सुनते ही यानवू वापस क्लोजेट से भागने लगा, पर फर्श पे नो के खून गिर गए थे जिसे उसने अपने हाथों से साफ किया और इस तरफ आकर नो को एक चेयर से टेप से मजबूती से बांध दिया। उसके मुंह पे भी टेप लगा दिया। बाहर उसने पुलिस और उनकी गाड़ी देखी। वो डर गया। जब वापस आया तो वहाँ शू को देखा जो उसे कहने लगा कि उसे उस पे तभी शक हो गया था जब वो उसके स्टोर से टाइल्स लेने आया, इसलिए वो उस रात यानवू के सोने के बाद यहाँ आया था इसी सीक्रेट पैसेज से और वहाँ बूढ़े आदमी की लाश फिश टैंक में देखी। उसी के हाथ से प्रोडक्ट के पार्टिकल्स गिरे थे। उसने बाथरूम की दीवार भी देखी। अब वो उसे डराने लगा कि वो मर्डर और असॉल्ट में उम्र भर के लिए जेल जा सकता है। उसने बोला वो उसके काम आ सकता है। वो होल वो बंद कर देगा। एक बार पुलिस का मामला ठंडा हो जाए तो वो फिर आएगा। यहाँ नो जग गया और रोने लगा। यानवू ने धमकाया शांत रहने, तभी वो उसे कुछ नहीं करेगा। उसने उसके मुंह से पट्टी हटाई। नो ने कहा उसे भूख लगी है, पर फ्रिज में कुछ था नहीं, इसलिए यानवू उसके मुंह पे टेप लगाकर बाहर कुछ लाने चला गया। रात में जब पुलिस के निकलने के बाद घर आया जहाँ पे शू पहले से मौजूद था, इलेक्ट्रिसिटी बिल ना पे कर पाने पे लाइट्स चली गई थी। यानवू ने वहाँ ईथर की बोतल देखी। नो बेहोश था और शू दो बॉडीज को बाथरूम के टाइल्स के पीछे फिट करने की बात कर रहा था। उसने यानवू को चाकू पकड़ाकर कहा नो को मार देने, पर उसने फौरन से मना कर दिया। इसी को लेकर दोनों में बहस हो गई। तभी कार की लाइट्स आई। उन्होंने नजर किया तो ये लिन की गाड़ी थी। शू ने यानवू को चुपचाप रहने के लिए कहा। बाहर जुन भी था। लिन समझ गई थी यूनिट 1 के 301 और यूनिट 2 के 302 के बीच के दीवार से बच्चा 302 में शायद से चला गया होगा। सो वो यहाँ युआन से बात करने आ गए। बेल बजाने पे भी दरवाजा नहीं खुला तो लिन जिसके पास चाबी थी उससे लॉक खुलकर अंदर आ गई। दोनों मोबाइल के टॉर्च से यहाँ वहाँ देखने लगे। तभी जून को शून ने ईथर सुंघाकर बेहोश कर दिया, इससे पहले कि वो लिन के साथ भी वही करे और यहाँ लाशों की ढेर लगा दे। यानवू ने उसे यहाँ से भाग जाने को कहा। लिन घबराई लेकिन जुन को छोड़कर जाने से मना कर दिया। तभी शू उसे भी बेहोश करने के लिए आगे बढ़ा, पर यानवू ने उसे पकड़ा। दोनों में फाइट हुई। शू ने सोचा पहले यानवू का काम तमाम करने की, सो वो उस पे अटैक करने लगा, पर पीछे से लिन ने उस पे कांच का प्याला तोड़ दिया जिससे वो वही बेहोश हो गया। तभी लिन की नजर टूटे हुए ईथर की बोतल पे पड़ी। उसे समझ आ गया उसके साथ गलत करने वाला शू था। सो जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब लिन ने यूनिट 2 के 302 में अपने फ्लैट की बुकिंग कर ली थी। सो वो एक बार वहाँ देखने गई और आसपास के एरिया को भी एक्सप्लोर करने लगी। तभी उसने देखा 301 पे एक आदमी अपने घर के फर्नीचर वगैरह खुद तैयार कर रहा है। लिन को उसका काम बड़ा पसंद आया। उसने अपने घर का फर्नीचर का काम भी उसे करने को दे दिया, पर उसे क्या पता था ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शू की गंदी नजर उस दिन से लिन पे थी। उसी ने अपने कमरे से लिन के बेडरूम में जाने का सीक्रेट पैसेज बनाया उसी वॉल के थ्रू जो 2 यूनिट को अलग कर रहा था। सो क्लोजेट को ऐसे डिजाइन किया कि किसी को भनक ही नहीं लगे कि वहाँ कोई होल भी हो सकती है। वहीं से वो आधी रात में लिन के कमरे में आता जाता था। एक रोज इंगिंग ने उसे ऐसा करते देख लिया, इसलिए तब से वो अपने कमरे को लॉक करके रहने लगी। अभी नो को बचा लिया गया। शू और यानवू को अरेस्ट किया गया। लिन हॉस्पिटल में एडमिट थी। जून उसे देखने आया और पुलिस ये बताने के लिए कि यानवू के फादर बहुत पहले ही सेरेब्रल इन्फार्क्शन से मर गए थे। इसमें उनके बेटे की कोई गलती नहीं थी, लेकिन हाँ उसे नो को चोट पहुंचाने और डेड बॉडी को घर पे छुपाने के जुर्म में सजा तो जरूर मिलेगी। फिर वो लिन का स्टेटमेंट लेती हैं कि वो अर्जुन उस रूम में कर क्या रहे थे। तब उसने बताया कि वो 6 महीने पहले अपने साथ हुए इंसिडेंट का सच जानना चाहती थी। उसने बताया शू ने उसके साथ क्या किया था। फांग ने बोला ये सारे सबूत बहुत सॉलिड है उसे जेल में सड़ाने के लिए।
वेंजाओ ने लिन से माफी मांगी पिछली बार उसे पुलिस से ये सब बताने से मना करने के लिए। इंगिंग डिटेंशन सेंटर आई। शू ने पूछा उन्होंने उस रोज नो के कपड़े पे नेम टैग देखा था, तो फिर वो नेम टैग क्या था जो इंगिंग ने तांग्यू को दिखाया। उसने बताया वो नेम टैग नो ने ही उसे दी थी। वो बस चाहती थी सब उस होल को ढूंढ ले ताकि शो मासूमों को हर्ट करना बंद कर दे। उन्होंने बोला और अब क्या लगता है सब तुम्हें किस नजर से देखेंगे? एक क्रिमिनल की बेटी कहेंगे तुमने अपने लिए ही खाई खो दी है। दूसरी तरफ लिन यानवो को एक मैसेज देती है जो उसके फादर से रिलेटेड था। उसने बताया उसके फादर कहा करते भले उनका बेटा जुआरी है पर वो बुरा नहीं, इसीलिए उन्होंने उसके बेहतर भविष्य के लिए अपने पेंशन के सारे पैसे इंश्योरेंस में कन्वर्ट कर लिए थे। वो बाहर जा नहीं पाते थे इसीलिए उन्होंने ये काम लिन को दिया था करने। वो उसे बताती है कि वो इंश्योरेंस के पैसे उसे जल्दी मिल जाएंगे। ये सुनने के बाद वो रोने लगा, अफसोस किया। वहाँ अपने फादर की बातें सुनकर इंगिंग तांग्यू को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई क्योंकि उसे पता है अब से सब उसे एक मुजरिम की बेटी समझेंगे। और वैसे ही होता है, जब वो अपार्टमेंट पहुंची तब सब उसे देखकर बातें करने लगे कि इसका बाप कितना घटिया था, उसने हमारे यहाँ के बाथरूम का काम किया था। अब तो वहाँ जाने में भी डर लगता है, बाप का असर तो बेटी में आया ही होगा। वो रोते हुए कहने लगी कि वो बस चाहती थी वो सुराख बंद हो जाए ताकि उसकी फैमिली नॉर्मल हो सके। तभी तांग्यू की माँ उन औरतों को बातें सुनाती है जो इंगिंग को बुरा बोल रही थी। तो क्या वो उसका बाप सही नहीं? वो भी वैसी होगी जरूरी तो नहीं? मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है तो क्या मैं भी अब नॉर्मल हूँ? अब मुझे हिचकिचाहट नहीं बताने में हाँ मेरे बेटे को मेडिकल कंडीशन है और उसे फोकस करने में परेशानी होती है और वो हमेशा गिरता पड़ता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसे मारा पीटा है, इसीलिए लोगों को जज करना बंद करो। फिर अंदर आकर इंगिंग का हाथ पकड़कर घर ले गई। आखिर में वो होल बंद कर दिया गया और यहीं पे मूवी एंड हो गई।